दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अंग्रेजी व्याख्याता की परीक्षा 2019 में पूछे गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एनालिसिस विथ आंसर। दोस्तों अगर आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तब आपको ये जानकारी मिलती है, आपको ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से लिए गए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उसका लेवल कैसा होता है, किस टाइप का होता है। तो दोस्तों हम वीडियो को काफी लेंदी ना बनाएं, इसके लिए हम क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। यानी कि हम 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का जो है आज के वीडियो में देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओविंग टू इल लक he met with a bad accident on the eve of his examination। अब यहां पे करना क्या है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। यहां पे क्या करना है, यहां पे सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस का हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, रूपांतरण। रूपांतरण मतलब रूप बस चेंज होगा, रूप का अंतर होगा और बाकी जो मीनिंग है ना वो लगभग सेम होता है। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना है कि वो बुरा इंसान है, जैसे कि आपको किसी को बताना है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तो उसको बुरा ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, तुम बुरा इंसान हो। उसको हम क्या बोल देंगे, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, इट मीन्स तुम बुरे हो। तो इस तरह से हम जो है रूपांतरण करते हैं, यानी कि हम मीनिंग को क्या है, उसका जो सेंस है ना वो सेम रहेगा, बस बोलने का जो तरीका हो जाता है वो चेंज हो जाता है। तो ये रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, इसका हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे चीजों को। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है ओविंग टू इल लक। हाँ, इसमें रूपांतरण कैसे करना है कि सिंपल सेंटेंस है ना उसको हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से कंपाउंड में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या, सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य मतलब जिसमें एक क्लॉज हो, वन क्लॉज। और ये वन क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज जो होता है ना वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यानी जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब होनी चाहिए। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें कम से कम दो क्लॉज होनी चाहिए। दो क्लॉज कैसा, जो इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी पे डिपेंड ना हो, और ये किससे जुड़े हुए हो, जो कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हो। ठीक है, तो देखिए ओविंग टू इल लक ही मीट विथ अ बैड एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें क्या बोला जा रहा है, ओविंग मतलब की वजह से, इल लक मतलब खराब भाग्य। ठीक है, ही मेट विद बैड एक्सीडेंट मतलब उसका बुरी तरीके से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घट गई। ठीक है, ऑन द ईव, ईव का मतलब पहले दिन, प्रीवियस डे। हिज एग्जामिनेशन मतलब उसके एग्जामिनेशन से पहले। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि खराब भाग्य होने की वजह से या बेकार लक होने की वजह से उसका जो है ना एग्जाम से पहले उसका क्या हो गया, एग्जाम के पहले दिन उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे। कैसे करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस में है, सिंपल सेंटेंस में है तो इसका हम क्या करेंगे, कंपाउंड में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन ही मीट विथ अ बैड एक्सीडेंट ओविंग टू इल लक। तो ये सिंपल ही है। इट वॉज द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन व्हेन ही मेट विथ अ बैड एक्सीडेंट ओविंग टू इल लक। यहां पे देखिए इट वॉज द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन, यहां पे एक क्लॉज यहां तक हो गया। वेन, ये देखिए ये जो कंजंक्शन है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये जब जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए वेन से जुड़ा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। ठीक है, ही मेट विथ अ बैड एक्सीडेंट ओविंग टू इल लक ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन, ये भी सिंपल में ही है क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है। इसमें देखिए ही वॉज अनलकी एंड देयरफॉर ही मेट अ बैड एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए ही वॉज अनलकी,
वो अनलकी था, है ना। एंड, ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है। और ये दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाले जो क्लॉजेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड है और इस तरह से देयरफॉर करके, देयरफॉर मेट विथ अ बैड एक्सीडेंट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि आप ना क्लॉज को ही देख के समझ जाना। क्लॉज सॉरी, जब आप क्लॉज देखेंगे दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और जब आप कंजंक्शन को देखें तो कंजंक्शन आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिले, ठीक है, जिसमें आपके आ जाते हैं एंड है, बट है, ठीक है, और है, नॉर है, फॉर है, सो है, ठीक है, और ये देयरफॉर लिखा है ना, ये भी है। तो इस तरह के कुछ कंजंक्शंस आपको मिलेंगे, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट भी हो जाता है, देयरफॉर है। तो ये इस तरह के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना, वो खास करके कंपाउंड सेंटेंस, वो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड मतलब जिसमें दो क्लॉज रहेंगे और दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अलास दैट यूथ शुड पास अवे, यहाँ पे एक दुख वाली घटना बताई जा रही है। अलास, जब दुख होता है तो बोलते हैं अलास दैट यूथ शुड पास अवे। अब इसका हमें क्या करना है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अबव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक सेंटेंस है। इसको हमें असर्टिव यानी स्वीकारात्मक, यानी स्टेटमेंट, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में इसको एक तरह से चेंज करना है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलास दैट यूथ, यूथ यानी जवानी या युवा, जो जवानी है, युवापन है, वो क्या हो जाता है, गुजर जाता है। तो इस तरह से इसको बोला जा रहा है कि ये गुजर जाएगा या गुजर जा सकता है, जाना चाहिए, ऐसा टाइप से है। तो इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसमें, असर्टिव में। असर्टिव में क्या हो जाएगा, स्वीकारात्मक में क्या हो जाएगा, यूथ शुड पास अवे बोलेंगे तो ये एकदम यूथ शुड पास अवे बोलेंगे तो ये नॉर्मल हो गया कि जवानी को गुजर जाना चाहिए हो जाएगा। इट इज सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ज्यादा सही है, एप्रोप्रिएट है, यानी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, क्योंकि अलास लिखा है मतलब ये सैडनेस वाली बात है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सोचना ये दुखदाई होगा, सैड होगा, दैट कि यूथ यानी जो जवानी है या युवापन है वो क्या हो जाता है, गुजर जाता है। यूथ शुड पास अवे, शैल का जो पास फॉर्म होता है वो होता है शुड, ठीक है, तो इसको भी याद रखें। और शुड का मतलब चाहिए के सेंस में भी यूज होता है। शुड यूथ पास अवे, ये तो क्वेश्चन टाइप का हो जाएगा, यूथ पासेस अवे, यूथ पास अवे हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द हैमर एंड द सिकल इज फ्लाइंग ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जो ऑप्शंस है उसको देखेंगे। चूज द सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस नेशनल कॉन्कॉर्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस चूज करने हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट अच्छे से हो, करेक्टली हो, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यानी कर्ता और क्रिया के बीच में क्या हो जाए, अग्रीमेंट हो जाए। अग्रीमेंट मतलब सहमति। अब ये सहमति कैसे होगा, तो ये सहमति होगा टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस है, नाउन है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब आप टेंस पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तब आप समझेंगे कि जब हम वर्ब यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। द हैमर एंड सिकल इज फ्लाइंग ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हैमर है और सिकल है, ठीक है, हैमर हथौड़ा है और सिकल यानी हंसिया टाइप का, वो क्या कर रहा है, फ्लाइंग ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक फ्लाइंग कर रहा है हैमर एंड सिकल। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल, तो यहाँ पे द लिखा है, द हैमर एंड सिकल, यानी कि इसको कंबाइन लिया गया है। हैमर एंड सिकल के लिए एक ही आर्टिकल यूज किया गया द, इट मीन्स ये एक ही चीज है, यानी एक
फ्लाइंग हो रहा है यानी झंडा है, उसमें हैमर और सिकल का सिंबल बना हुआ है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक ही लेना है, यानी कि इज आया है मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, अगर द हैमर एंड द सिकल होता, अलग अलग होता, तो यहाँ पे इज नहीं आता, क्या आता, आर आता। तो फर्स्ट तो सही है। नेक्स्ट देखिए, द हैमर एंड द सिकल मतलब दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, द हैमर द सिकल। ठीक है, तो ये दो चीज है, टुगेदर फॉर्म्स। अब यहाँ पे फॉर्म्स लिखा है, यानी कि यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, द हैमर अलग है, द सिकल अलग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉर्म आना चाहिए था, फॉर्म से नहीं आता, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग, सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सब्जेक्ट प्लस V1 इसमें एस या फिर एस लगाते हैं ना, किसमें लगाते हैं, जब ये सिंगुलर होता है तब, प्लूरल में नहीं लगाते। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। थर्ड देखिए, ब्रेड एंड बटर इज द मेन कंसर्न ऑफ द कॉमन मैन। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब खाने पीने के लिए एक साथ यूज हुआ है ना, रोजी रोटी मतलब ब्रेड एंड बटर यानी खाने पीने के लिए, जैसे दाल भात हो गया तो उसको एक साथ यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे इसको सिंगुलर मान के यूज करते हैं, तो यहाँ पे इज लगा तो ये भी करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर हैज गोन अप इन प्राइस, अगर आप देखेंगे कि ब्रेड की प्राइस अलग होती है, बटर की प्राइस अलग होती है, तो यहाँ पे हैज नहीं आता, यहाँ पे क्या आता, हैव आता, तो इस तरह से ये रॉन्ग है। तो दो चीजें सही हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन भी इसका सही है, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड को करेक्ट बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, द अंडरलाइन क्लॉज इन द अबव सेंटेंस इज, यहाँ पे देखिए ही इज द बॉय है ना, वह एक लड़का है, हु ब्रोक द विंडो जिसने विंडो को तोड़ा, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है हु ब्रोक द विंडो, ये किस टाइप का क्लॉज है। अब मैंने बताया था कि क्लॉज क्या है, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके हम क्या बोल देते हैं, क्लॉज बोल देते हैं। क्लॉज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य होता है इसका मतलब। तो किस टाइप का क्लॉज है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि रिलेटिव क्लॉज है कि नॉन फाइनाइट क्लॉज है। तो ये जो क्लॉज है ना, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी उसकी क्वालिटी या उसके रंग रूप गुण आकार आकृति, ये सारी चीजों पे आधार पे किसी भी तरह से नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या उसकी विशेषता बताता है या उसके बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए, ही इज द बॉय, वह लड़का है। अब ये जो लड़का है इसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, ही इज द बॉय, वह लड़का है जिसने विंडो को तोड़ा यानी खिड़की को तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो क्लॉज है वो इस लड़के को, कि यह ही इज द बॉय, यह लड़का है, यह वही लड़का है जिसने खिड़की को तोड़ा। तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है ना, यानी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज जो नाउन की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसको हम नाउन जब क्लॉज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव जो है ना, ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह ही होता है, बट ये रिलेट बस करता है, सिर्फ जोड़ेगा, कोई डिस्क्राइब नहीं करेगा, सिर्फ जोड़ने का काम करेगा, जैसे हु करके ऐड करके, लेकिन ये थोड़ा से अलग रहेगा, थोड़ा सा अलग, इसको पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब वगैरह रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस देखना है दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सबसे अच्छा से क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यानी कि यहाँ पे नरेशन देख रहे हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें जो है इसका लिखना है, यानी देना है, देखना है। तो देखिए, ही सेज, उसने वह कहता है, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, मैं इस इवनिंग, इस शाम बहुत यहाँ होने पे मैं जो है खुश हूँ या खुशी हूँ, ग्लैड फील कर रहा हूँ, ऐसा ये बता रहा है, मैं यहाँ हो करके काफी खुश हूँ, ऐसा वो कहता है। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको देखना होता है कि नरेशन जब आप चेंज करते हैं तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तब इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। अगर ये पास्ट में होता, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता तो रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो
चेंज हो जाता टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से ही सेज क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वॉज, पास्ट में तो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग, ही इज ग्लैड टू बी देयर, हियर का देयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है चेंज नहीं होता, दैट इवनिंग नहीं होगा, दिस इवनिंग ही होगा। ही सेज ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो यहाँ पे ना ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसका टेंस वगैरह चेंज नहीं होगा। ही सेज ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, दिस का दिस ही रहेगा, हियर का हियर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ बट एक चीज ये है कि यहाँ पे जनरली आप ही सेज दैट करके ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं एज ऐड करने के लिए जनरली। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ये नरेशन वाले पार्ट में आप इसके रूल्स को अच्छे से समझेंगे। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन कैन, व्हेन मतलब कब, कब उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो चमक है वो कब फीकी हो जाती है, फेड हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, उसको हम क्या बनाएंगे, असर्टिव यानी स्वीकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस पे बनाना है, या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में आ जाते हैं। असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो हमें असर्टिव बनाना है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो चमक है वो कब धुंधली पड़ जाती है। जैसे तो इसका क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन एवर फेड, क्या उनकी ग्लोरी कभी फेड हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। ग्लोरी नेवर फेड्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये सही हो जाएगा, देयर ग्लोरी फेडेड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी कि इस तरह से आप बोलोगे, जैसे उनकी ग्लोरी, उनकी जो चमक है कब फेड हो सकती, कब धुंधली हो सकती है। तो आप बोलोगे कि उनकी ग्लोरी, उनकी जो चमक है वो कभी भी धुंधली नहीं हो सकती, ऐसा। तो ये जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट है, सी। कैसे बना, देखिए जैसे कि आपको मैं बोलूंगा कि आप इंग्लिश के लिए मेहनत नहीं करते हो, आपको जैसे मैं बोलूंगा कि आप इंग्लिश के लिए मेहनत नहीं करते हो, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो, तो आप बोलोगे मैं करता तो हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा टाइप से। जैसे आपको मैं बोलूंगा कि आपने मेहनत कब की है, आपने मेहनत कभी नहीं की, ऐसा टाइप से। आप जैसे कि आपको और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, मीन्स मीनिंग जो है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे और भी एग्जांपल्स देखिए कि क्या आप मेरी बात मानते हैं, क्या आप मेरी बात मानते हैं। तो आप बोलोगे इसी चीज को आपको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि आप मेरी बात कभी नहीं मानते, ऐसा, ठीक है ना। मतलब मीनिंग ना लगभग सेम होना चाहिए। उनकी ग्लोरी क्या उनकी ग्लोरी कभी फेड हो सकती है, नहीं, उनकी ग्लोरी कभी भी फेड नहीं हो सकती, ऐसा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। बट बस आपको ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कर रहे हैं तो मीनिंग लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है, सेंस सेम निकलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई एम राइटिंग लेटर्स, मैं पत्रों को लिख रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द अबव सेंटेंस इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द परफेक्ट। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम राइटिंग लेटर्स। अब इसका हमें क्या बनाना है, इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म्स द अबव सेंटेंस प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का प्रोग्रेसिव, परफेक्ट का प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बनाना है। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग लेटर्स का क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस 10 o'clock दिस मॉर्निंग। ये टेंस का सेंटेंस है, टेंस का क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई हैव हैड नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। लेटर्स हैव बीन रिटन सिंस मॉर्निंग, ये भी नहीं होगा, पैसिव वॉइस टाइप का है। आई हैव रिटन लेटर्स, ये तो परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। हमें क्या चाहिए था, परफेक्ट का प्रोग्रेसिव यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ मैन्स मॉडेस्टी इज इन इनवर्स प्रपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैन की जो मॉडेस्टी है, मैन की जो विनम्रता है
वो उसकी अज्ञानता, उसकी इग्नोरेंस का क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपात होता है। ठीक है, जैसे कि मेंस मॉडेस्टी है, वो उसकी जो इग्नोरेंस है, उसकी जो अज्ञानता है, उसका क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन होता है, इस टाइप से, ऐसा, ठीक, एज एक्स इज इक्वल टू 1/y, इस टाइप का। तो यहाँ पे हमें जो है ट्रांसफॉर्म करना है कि अगर व्यक्ति की जो विनम्रता है वो कब बढ़ेगी, जब उसकी इग्नोरेंस, यानी जो जैसे वाई इग्नोरेंस है, तो ये अगर कम करेंगे, वाई की वैल्यू कम करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगा, यानी उसकी जो विनम्रता है वो बढ़ेगी, और विनम्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी अज्ञानता क्या होगी, कम होती जाएगी, इस टाइप से। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, अ मैन्स मोडेस्टी एंड हिज इग्नोरेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये सही नहीं होगा, एंड नहीं होगा। द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज द लेस मोडेस्ट ही इज, ये भी नहीं होगा। अ मैन्स मोडेस्टी इज नॉट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस, ये भी नहीं होगा। अ मैन इज इग्नोरेंट, अगर मैन जो है वो इग्नोरेंट है, अज्ञान है ना, अज्ञान है, ही इज लेस मोडेस्ट, अगर वो अज्ञान होगा तो उसकी जो मोडेस्टी है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो विनम्रता है वो कम होगी। तो ये ऑप्शन डी इसका ज्यादा सही है। आ रहा है ना समझ में, कुछ नहीं किया, बस देखिए मैन की जो मोडेस्टी है, मैन की जो विनम्रता है, वो अगर ज्यादा है तो उसका जो अज्ञानता है वो कम होगी। अज्ञानता अगर कम है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैन की जो इग्नोरेंट है, अज्ञानता है वो कम है, तो अ मैन इज इग्नोरेंट, हाँ यहाँ पे बोला जा रहा है अगर व्यक्ति इग्नोरेंट है, ये अज्ञान है, तो उसकी जो मोडेस्ट है, उसकी जो विनम्रता है वो क्या होगी, कम होगी। ये इसकी वैल्यू ज्यादा करोगे तो इसकी वैल्यू कम होगी, इस तरह से इसका जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैरी वॉज ट्रैम्बलिंग एंड वॉज क्लचिंग माई हैंड, मैरी वॉज टेरिफाइड एंड वॉज क्लचिंग माई हैंड। यहाँ पे क्या करना है, चूज द अंडरलाइन वर्ड वॉज इन द अबव सेंटेंस विच कैन नॉर्मली बी एलिप्स्ड। इसमें से हमें देखना है कि इसमें वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से कौन से हेल्पिंग वर्ब को हम एलिप्स कर सकते हैं। एलिप्स का मतलब क्या, विलोपित करना। तो कौन सा है जो विलोपित किया जा सकता है, बताइए कौन सा वॉज विलोपित किया जा सकता है, फर्स्ट की सेकेंड की दोनों। तो देखिए क्वेश्चन को, सेंटेंस को पढ़िए, मैरी वॉज ट्रैम्बलिंग, मैरी वॉज ट्रैम्बलिंग आईएनजी फॉर्म, एंड वॉज क्लचिंग, ये भी आईएनजी फॉर्म है, तो दोनों आईएनजी फॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो वॉज है ना उसको क्या कर देंगे, एलिप्स कर देंगे, विलोपित कर देंगे। तो मैरी वॉज ट्रैम्बलिंग एंड क्लचिंग माई हैंड, तो फर्स्ट जो है विलोपित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैरी वॉज टेरिफाइड एंड वॉज क्लचिंग, यहाँ पे देखिए मैरी वॉज टेरिफाइड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है V3, एंड यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो अलग अलग वर्ब है, तो अलग अलग वर्ब के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अलग अलग मेन वर्ब के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस वाले वर्ड्स को जो है एलिप्स नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिप्स होगा, विलोपित होगा, तो फर्स्ट वाला, ओनली इन सेंटेंस फर्स्ट कैन बी एलिप्स्ड। ओके, सो ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आपको बस देखना है, बहुत ईजी है, सेंटेंस को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सेम टाइप की वर्ब है आईएनजी फॉर्म, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब से काम चला सकते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, V3 और आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब, तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी। ठीक है, तो एलिप्स कौन होगा, विलोपित कौन सा होगा, तो फर्स्ट वाला का जो वॉज है इसे बस हम विलोपित कर सकते हैं, दूसरा विलोपित नहीं कर सकते। ठीक है, दैट यू शुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, दैट यू शुड से सो सरप्राइजेज मी, कि तुमने जो दैट यू शुड से, जो तुम्हें कहना चाहिए, वो मुझे, जो तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, सो सरप्राइजेज मी, मुझे सरप्राइज करता है। इन द अबव सेंटेंस द नाउन क्लॉजेज, आप देखिए नाउन क्लॉज को हमें फाइंड आउट करना है। इसमें से नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या, जो नाउन की तरह वर्क करे। तो देखिए यहाँ पे नाउन क्लॉज क्या हो जाएगा, दैट यू शुड से सो, कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, ये जो चीजें है मुझे सरप्राइज करती है या सरप्राइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई चीजें हैं, जैसे कोई मूवी है, कोई घटना है, द इवेंट सरप्राइजेज मी, यानी इस चीज को हटाओगे तो आप यहाँ पे नाउन कोई इवेंट या कोई नाउन ऐड कर सकते हो। द इवेंट सरप्राइजेज मी, यहाँ पे मैंने नाउन ऐड किया, तो इस तरह से नाउन क्लॉज है। तो ये जो नाउन क्लॉज है ये क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, नॉन ऑफ द वर्ब। तो ये जो चीज है ये क्या कर रहा है, ये एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है ना, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब,
तो ये जो नाउन क्लॉज है ना, दैट यू शुड से सो, ये एक सब्जेक्ट की प्लेस पे आया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है ना। तो इस तरह से ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना था कि ये जो नाउन क्लॉज है ना, ये किस तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक वर्ब, ये जो है ना सब्जेक्ट की तरह यानी कर्ता की तरह वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। So in this way, dear friends, you can practice, you can prepare for the examination. So keep practicing, dear friends. We will meet in the next video lecture with the second part. Till then, keep practicing and study well. तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए एंड थैंक यू।